यार वर्क एनर्जी पावर का लास्ट आखिरी पार्ट रह गया था, एक्चुअली मैं भूल गया था डालना। तो अभी मैं सोचा कि उसको डाल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लोग, मैंने कमेंट देखा पार्ट 5 में, तो जाके मुझे मालूम पड़ा यार पार्ट 6 मैंने डाला ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं उसी का वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 6 का। तो यहाँ से हमारा बाकी था, दैट इज कोलिजन्स इन वन डायमेंशन, यहाँ से बाकी था, है ना। तो देखो कोलिजन तो हमने पढ़ लिया था, कोलिजन क्या होता है, और इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन भी देख लिया था, परफेक्टली इलास्टिक भी कोलिजन देखा था हमने। ठीक है, तो अब देखो कोलिजन ना दो टाइप के होंगे। एक है आपका कोलिजन इन वन डायमेंशन, मतलब एक ही डायमेंशन में कोलिजन होगा। दूसरा आपका कोलिजन इन 2 डायमेंशन, मतलब 2 डायमेंशन में कोलिजन, मतलब 2D में। ठीक है, तो ये दोनों डायमेंशन में कोलिजन अभी देखते हैं क्या मतलब इक्वेशन आता है, और क्या हमें वैल्यू पता रहेगा और क्या हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो देखो जो कोलिजन इन वन डायमेंशन होता है उसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो जब भी आपका हेड ऑन कोलिजन करके वर्ड आया, ठीक है, तो आप समझ लेना कि वो एक ही डायमेंशन में कोलिजन है। ठीक है, ठीक है ना, कोलिजन्स मैंने लिख दिया, तो ये समझ गया ना, हेड ऑन कोलिजन इसका दूसरा नाम है, कोलिजन वन डायमेंशन का। तो अब इसमें क्या होगा कि सपोज एक बॉडी है आपका, लेट से मास m1, ठीक है, और ये लेट से मास m2। तो अभी देखो इसमें मैं आपको एक नोट चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना, वो अभी मैं बताता हूँ। पहले हम लोग ये देखते हैं, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी मास 1 का है वो आपका कुछ ना कुछ है। ठीक है, मतलब ये इधर जा रहा है टक्कर मारने के लिए इसको, और ये मास 2 जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये रुका हुआ है फिलहाल। ठीक है ना, ये समझा। एक्चुअली मैं डायग्राम रफ करके थोड़ा ऊपर बना दिया, ठीक है ना, थोड़ा छोटा बना दिया ताकि कोलिजन करने के बाद भी मैं दिखा सकूं आपको डायग्राम। तो जैसे ही ये मास आपका क्या है, ये मास इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, तो जैसे इस मास ने इसको टक्कर मारा, तो अभी क्या होता है, देखो अभी टक्कर मार दिया है, तो टक्कर मारने के बाद क्या होगा, इस मास में भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी मास 1 में, लेट से v1 लेंगे हम लोग, और इस मास में भी m2 में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेट से हम लोग v2 लेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपका इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, जिसको हम लोग कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था ना, तीनों टाइप का कोलिजन, एक इलास्टिक बताया था, एक इन इलास्टिक बताया था, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक, या उसको हम लोग कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब ये कोलिजन मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि कौन सा कोलिजन है। तो सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लेना कि आपके टेक्स्ट बुक में जो लेटर्स दिए हुए हैं ना, मैं वो नहीं लूँगा। ठीक है, तो क्या लूँगा, देखो आपका जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो क्या दिया है, नोट कर लेना। ठीक है ना, चाहिए तो आपका टेक्स्ट बुक में V1I दिया है, V1, एक मिनट, V1I, ये V1I क्या है बेसिकली, V1I है आपका U1 मतलब इस मास 1 का वेलोसिटी। ठीक है ना, और आपके टेक्स्ट बुक में V1F दिया है, ये क्या है V1F, बेसिकली मास 1 का कोलिजन के बाद वेलोसिटी, जिसको मैंने यहाँ पे V1 से सिर्फ डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट बुक का जो है वो साइड में लिख दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में आपका जो लिया है इसको इन लोगों ने V1I लिया है, ठीक है, ये समझा, और इसको लोगों ने V1F लिया है, F मतलब फाइनल आफ्टर कोलिजन, जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एरो बना देता हूँ, ठीक है ना, ये आफ्टर कोलिजन है, यहाँ पे आफ्टर, ये एरो समझ गया ना, कोलिजन होने के बाद आफ्टर कोलिजन। ओके, अब देखो एक और टर्म है V2I मतलब क्या, यहाँ पे ये U2 है बेसिकली, V2I मतलब U2 मतलब ये वाला, ये आपका V2I है, आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है। मतलब जो दूसरा बॉडी है उसका इनिशियल वेलोसिटी इन लोगों ने V2I लिया है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, और V2F है, तो ये V2F क्या है, बेसिकली V2 है, मैंने यहाँ पे V2 लिया है, तो मतलब ये आपका V2F है, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 आफ्टर कोलिजन। ठीक है, F मतलब फाइनल वेलोसिटी, F ये दोनों F है मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये दोनों I है मतलब इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है ना, ये आपका पार्ट बिफोर कोलिजन का है, ठीक, और ये आपका पार्ट आफ्टर कोलिजन का है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में टर्म लिया है, बट मैं ये वाले टर्म्स लूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर अलग अलग जो भी आपके क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम्स वगैरह में, वो यू के टर्म में पूछेंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका यू लेंगे और फाइनल वेलोसिटी आपका वी लेंगे, कैपिटल वी, मतलब वी हो गया, कैपिटल वी नहीं मतलब वी हो गया बेसिकली, ये यू लेंगे इनिशियल को, फाइनल को वी लेंगे। ठीक है ना, वेलोसिटी का अगर आया तो याद रखना आप। ठीक है, मैं आपको U1 U2 V1 V2 से बताने वाला हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में हिसाब से नहीं बताऊंगा यहाँ पे। ओके, तो यार जो फर्स्ट है, पहला है, हम लोग क्या लेंगे मैंने अभी बताया। पहले हम लोग परफेक्टली या कंप्लीटली, एक मिनट, परफेक्टली या कंप्लीटली, ठीक है, इसको मैं थोड़ा फटाफट लिखता हूँ, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन लेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन लेंगे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपको पता है ना, जब ये
कोलाइड होते हैं, ये दोनों कोलिजन में आते हैं, तो मास 1 मास 2 दोनों साथ में आ जाते हैं। मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 5 में, मास 1 मास 2 दोनों ऐड हो जाते हैं परफेक्टली या कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो जैसे कि आपने ये देखा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो इसमें आप देखो, पता है आपको, एक तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम तीनों में कंजर्व रहता है। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर m1v1, ठीक है, v1 नहीं m1u1 प्लस m2u2। अब देखो यहाँ पे u2 जो है इनिशियली रेस्ट पर है, ये u2 है ना, ये रेस्ट पर है, ठीक है ना, रेस्ट पर है, तो ये तो जीरो है। जब ये जीरो है तो ये क्या, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो मैं इस पूरे टर्म को ही रफ कर देता हूँ। तो ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ओके, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये होता है मोमेंटम कंजर्व, ये मैं आपको बताया हूँ पहले से। तो अब ये इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो इसमें जो मास रहते हैं दोनों मास ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों मास ऐड हो जाएंगे। और क्या होगा, जब ये दोनों मास ऐड हो जाएंगे तो कंबाइंड मास हो जाएंगे, ठीक है। तो कंबाइंड मास का एक वेलोसिटी रहेगा, ओके, ये समझा मैंने क्या बोला। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इस चीज़ को रफ कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे m1 ने m2 को टक्कर मारा, m2 फिलहाल रेस्ट पर था, ये u1 इसकी वेलोसिटी थी, तो जैसे टक्कर मारे इन दोनों में तो ये m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों की एक साथ में वेलोसिटी में चलने लगे। लेट से हम लोग उसको क्या लें, उसको हम लोग क्या ले लें, लेट से v ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ v ले लेते हैं उसको, ओके। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी दोनों का साथ में जो वेलोसिटी रहेगा, लेट से सिर्फ v, ओनली v। ये जो कोलिजन मैंने बताया ये आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का मैंने बताया है ना, ये डायग्राम, ओके। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो ये जो टर्म्स है v1i v2i v1f1 v1f v2f, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है, और मैं यहाँ पे u1 ले रहा हूँ, u2 ले रहा हूँ, v1 v2 ले रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है ना, वापस मैं आपको याद दिला दिया। तो ये इक्वेशन किससे आया, ये इक्वेशन आपका किससे आया, मोमेंटम कंजर्वेशन से आया। तो आप ऊपर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना, मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम सब में कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन पूरा लिख लेना, उसके बाद कॉमा डाल के ये लिखना। अब देखो ये मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो फिर ये जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे था, मतलब ये जो कंबाइनिंग m1 प्लस m2 जो बॉडी था, वो जो चल रहा था वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी का यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, ठीक है। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ये वेलोसिटी किसकी, जब दोनों बॉडी आपस में टक्कर मार दिया और दोनों मास ऐड हो गए, ठीक है ना, उसके बाद का। और ये किसकी हम बात कर रहे हैं, परफेक्टली या कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ओके। तो अब इसमें तो आपका कंजर्व मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। अब कितना लॉस होगा जरा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो गया ना मास, अब मास ज़्यादा हो गया, जब मास ज़्यादा हो गया तो सीधी सी बात है वेलोसिटी कम हो जाएंगी फाइनल जो रहेगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एरो 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 करके ही हम लोग करते हैं, ठीक है ना, नहीं एरो इसमें मत करो अभी फिलहाल, ये फिर हम लोग कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन की बात करें, उसके बाद हम लोग को इलास्टिक कोलिजन की भी बात करना है, ठीक है। तो देयरफॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन, वो क्या होगा जरा देखते हैं। देखो ये मैं पूरा आपका टेक्स्ट बुक का मेथड ही करा रहा हूँ, बस खाली मैंने टर्म्स u1 u2 v1 v2 लिए हुए हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं, आपका टेक्स्ट बुक में ये वाला यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लेट्स से डेल्टा के ई क्या होगा, जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा इनिशियली, ठीक, माइनस जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा फाइनल, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे दोनों मास कंबाइन हो जाते हैं ना यार, क्योंकि ये कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, जब कंबाइन मास हो गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखते हैं जरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब लॉस मतलब सीधी सी बात है, मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, टक्कर मारने के बाद कोलिजन होने के बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, तब वही तभी तो लॉस होगा। तो इनिशियली आपको क्या आएगा, हाफ m u1 स्क्वायर, ठीक है, इनिशियली काइनेटिक, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, ये ऐड नहीं होगा, क्यों ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसका u2 0 है, स्टार्टिंग में रेस्ट पर है। अब ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, फाइनल f मतलब हमेशा देखना आफ्टर कोलिजन, i मतलब हमेशा बिफोर कोलिजन, ठीक है, i मतलब इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, f मतलब फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, भूलना मत। माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ m v स्क्वायर, है ना, क्योंकि मास दोनों कंबाइन हो गए थे, तो सिर्फ v मैंने लिया था, याद है यहाँ पे डायग्राम मैंने जो बनाया था, तो सिर्फ v लिया था। अब ये क्या v आपको पता है इक्वेशन 1 से, हाँ मुझे पता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या बोल सकते हो, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आएगा हाफ m u1 स्क्वायर माइनस हाफ m, ठीक है, हाफ m तो मैं लिख रहा हूँ, m1 क्यों नहीं लिखा यार यहाँ पे,
ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, क्योंकि आपका परफेक्टली है ना, आप परफेक्टली इन इलास्टिक है ना, तो m1 प्लस m2 और ये v स्क्वायर, ठीक है ना। ये मत m1 प्लस m2 लेना मत भूलना, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये m1, ये हाफ m1 प्लस m2 और ये जो v वाला टर्म है, ये v टर्म इक्वेशन 1 से आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, तो अगर ये मैं नीचे लिख देता हूँ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये देखो m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, है ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं करते, एज इट इज़ रख देते, इसको कैंसिल मत करो, ठीक है ना, इसको एज इट इज़ रख देते, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, ठीक है। ओके, तो यार ये v स्क्वायर है ना, तो इसका भी द होल स्क्वायर आएगा, है ना, ठीक है। तो यार इतना कॉपी कर लो, मैं ये साइड को रफ करता हूँ, ठीक है। तो यार देखो ये स्क्वायर था यहाँ पे, द होल स्क्वायर है ना, क्योंकि v स्क्वायर था, तो m1 u1 का स्क्वायर हो गया और अपॉन m1 प्लस m2 का भी स्क्वायर हो गया, दोनों को बस मैंने स्क्वायर दे दिया। अब देखो ये एक m1 प्लस m2 और यहाँ पे एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक m1 प्लस m2 नीचे बचेगा ना, ठीक है। तो अब देखो क्या इन दोनों में मैं हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना। ओके, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस m1 u1 तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा, बोलो। देखो यहाँ पे ना द होल स्क्वायर था, इसका मतलब इसके पास भी स्क्वायर था, ये स्क्वायर को मैं रफ कर देता हूँ, और इसके पास भी स्क्वायर था, ठीक है। तो mu1 स्क्वायर मतलब ये वाला तो मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके बदले 1 बच गया, खाली ये पूरा टर्म मैंने कॉमन लिया, तो इसके बदले 1 बच गया सिर्फ, ठीक। अब माइनस बीच में आ गया, और यहाँ पे क्या हाफ भी मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या एक m1 बचेगा, क्योंकि एक m1 इसके पास है, तो m1 इंटू m1 विल बी m1 स्क्वायर, है ना, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, ये समझा। इसके बाद सो हाफ m1 u1 स्क्वायर, अब ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 प्लस m2 हो जाएगा यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई, माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो यहाँ पे m1 कैंसिल, ओके। तो ये टोटल क्या आएगा, ये आएगा हाफ m1, ये m2 बचा तो m2, ओके, अपॉन m1 प्लस m2 और ये u1 बाकी है ना, u1 का स्क्वायर। तो ये इतना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा किसमें, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो याद रखना हम लोग ऐसे करेंगे हमेशा, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होता है ना, वो बाद में ज़्यादा, मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहता है, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करते हैं, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब बिफोर कोलिजन, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नोट करके रख लेना, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आएगा कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगा ना, ये इक्वेशन आएगा, ठीक है, जो कि आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी आपका लॉस्ट होगा इसमें कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो ये इक्वेशन को याद रखना। अब हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन। देखो जो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, यही चीज़ दिया है, बस ये u1 के बदले ना, u1 के बदले टेक्स्ट बुक में आपके v1 i का स्क्वायर दिया, मतलब वही है ना, u1 के बदले v1 i का स्क्वायर, वही चीज़ है ना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया कि जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया ना, उसके बदले जो मैं ले रहा हूँ वहाँ पे मैंने लिख दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्स्ट बुक या एग्जाम्स वगैरह में है ना, वो इनिशियल को हमेशा u से डिनोट करते हैं, फाइनल को v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले अभी देखते हैं, इसी में देखते हैं अपना इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। दूसरा हम देखेंगे इसी में कंसिडर एन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, दोनों कंजर्व होता है ना, ठीक है। तो ठीक है ना, तीनों आप याद रखना। देखो तीनों क्या क्या थे, मैं वापस बता देता हूँ। इलास्टिक था, ठीक, इन इलास्टिक था और कंप्लीटली इनइलास्टिक था या परफेक्टली इनइलास्टिक भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड होता है, इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगा। मतलब कंजर्व मतलब क्या कि बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन यहाँ पे होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन होगा। यहाँ पे इनइलास्टिक में मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इनइलास्टिक में। और इस कंडीशन में भी वही होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम देखो तीनों में कंजर्व्ड होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। मोमेंटम किसी भी कोलिजन में कंजर्व्ड होगा, लेकिन इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस में कंजर्व्ड होगा, इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है,
ठीक है ना। तो अभी हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं, मतलब इसमें दोनों कंजर्व्ड होगा। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग यही कोलिजन लेंगे जो यहाँ पे आपको डायग्राम में मैंने दिखाया है, ठीक है ना, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन से दिख रहा है, दिख भी रहा है। ओके, है ही वो इलास्टिक कोलिजन ही है ये। ठीक है, तो देखो अब कंसिडर इलास्टिक कोलिजन, तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, फटाफट यार लिखो। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब m1, देयरफॉर m1 u1। देखो मैं v1 आई नहीं ले रहा हूँ, उसके बाद u1 ले रहा हूँ, पहले वापस मैं बता रहा हूँ, चलो बार बार नहीं बताऊंगा, मैं समझ गया हो गया अभी तक तो आप। ये क्या होगा, m2u2, मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया है ना। कोलिजन के पहले दोनों का मोमेंटम क्या था, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये होता है कंजर्वेशन का मतलब। तो m1v1 प्लस m2v2, क्या ये पार्ट मैं हटा दूं, क्योंकि u2 तो जीरो है ना इनिशियली, तो ये पार्ट पूरा चला गया। ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूँ और आगे लिख देता हूँ m1v1 प्लस m2v2। ठीक है ना, तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 ले लो, 1 तो लिया था ना पहले, 2 अपना इक्वेशन आया था, एक लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी, उसको भी एक इक्वेशन ले लेना। लेट्स से फिर ये इक्वेशन नंबर कौन सा, चलो 2 ले लेते हैं, क्योंकि उसको हम लोगों ने जो आपका चेंज इन जो आपका लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी आया था उसका हम लोगों ने कोई इक्वेशन नहीं लिया था ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बताओ क्या होगा, क्यों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, कंजर्वेशन समझ लो, कंजर्वेशन है पूरा। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इसका मतलब हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, यही होगा। अब ये तो u2 तो जीरो है, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। ठीक, अब जब पूरा टर्म जीरो हो गया, इसमें इन दोनों में से हाफ कॉमन लोगे, इन दोनों में से हाफ कॉमन लो, तो हाफ हाफ बचेगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा। ओके, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, और इस चीज़ को मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको पास में m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ओके, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन नंबर 1 खाली हमने वो वेलोसिटी जो निकाला था ना वो उसको लिया था, याद रखना। तो वैसे तो अभी उसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन आ गया। तो यार अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से आया, अब इस इक्वेशन को मैं लूँगा। तो देखो इस इक्वेशन में मैं m2v2 के बदले ना क्या लिखता हूँ, देखो m1u1 माइनस m1v1। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है कि नहीं, है ना। देखो इसमें मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ये जरा देखते हैं। ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा है कि आपको यहाँ पे मास तो दिया रहेगा दोनों का, मुझे निकालना क्या है, क्या निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। मास तो दिया रहेगा दोनों का आपको इक्वेशंस वगैरह में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी होगी, लेकिन वेलोसिटी कोलिजन जैसे ये कभी कभी रेस्ट पे भी रह सकता है, कभी कभी मोशन में भी रहेगा, तो वो दिया रहेगा। तो ज़्यादातर तो रेस्ट कंडीशन में ही रहता है ये मास m2 इनिशियली। तो जब ये कोलाइड होता है दोनों, तो जैसे ही कोलिजन होता है तो आफ्टर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब v1 और v2 हम लोग बेसिकली फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, v1 और v2 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये समझा। ओके, तो v1 v2 हम लोग यहाँ से अभी इक्वेशन निकालेंगे, उसके कौन से टर्म में इक्वेशन आएगा, तो वही मैं अभी करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने m2 v2 के बदले m1u1 माइनस m1 ये मतलब इसको इधर फेंक दिया बेसिकली। ठीक है, तो अब ये जो m2 v2 है ना, इसको मुझे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। कैसे पुट करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, क्या मैं इस टर्म को, ये देखो ये टर्म है ना, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, ऐसे रफ किया और ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो v2 इंटू v2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या जो m2 v2 है, ये जो मैं ये पूरा पुट कर सकता हूँ, है ना। सो देयरफॉर m1u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर। अब याद रखना ये v1 v2 ये जो इक्वेशन आ रहा है, ये कौन से कोलिजन का इक्वेशन आ रहा है, इलास्टिक कोलिजन का इक्वेशन आ रहा है। तो जो भी इक्वेशन आएगा ना, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन आएगा तभी आप v1 v2 का वो इक्वेशन लगा सकते हो, मतलब वो फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इसकी, तो मैंने ये पूरा लिखा m1u1 द होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस इस टर्म के बदले ये पूरा डाल दूँ m1u1 माइनस m1v1 और ये v2 यहाँ पे साइड में। ठीक है, ये समझा, हाँ समझ गया भाई। अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं अब क्या करता हूँ कि m1u1 स्क्वायर इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिखा, तो मतलब माइनस m1v1 स्क्वायर, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं चलो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो m1
क्या इन दोनों में से M1 कॉमन ले लूँ मैं? इन दोनों में से M1 कॉमन ले लूँ और V2 को अंदर दे देता हूँ। V2 तो कॉमन ही ऑलरेडी, तो M1 भी कॉमन ले लेता हूँ। इसका मतलब M1 V2 तो कॉमन ही रहेगा और अंदर क्या बचेगा फिर? अंदर बचेगा U1 माइनस V1, यही बचेगा, है ना? समझा? मतलब V2 तो ऑलरेडी है ही बाहर, मतलब अंदर सब्स्टिट्यूट करता है तो दोनों के पास जाता है ना, तो V2 तो ऑलरेडी कॉमन है। इसमें से खाली मैंने M1 और कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में M1 कॉमन है, तो बचेगा ये। अब देखो क्या इसमें से भी M1 कॉमन ले लूँ मैं? देखो इसमें से भी M1 कॉमन ले रहा हूँ, तो M1 कॉमन इसमें से भी, और ये हो गया U1 स्क्वायर माइनस इसमें से माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, देखो आपका टेक्स्ट बुक में ये वाले टर्म्स लिए हुए हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, वो टर्म्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, इज इक्वल टू M1 V2 इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू नहीं है, U1 माइनस V1। ओके जी, M1 जी गए ले, तो हमारे क्या बच गए ले? हमारे बच गए ले खाली ये चीज़ जो दिख रहा है आपको। ओके, तो देखो ये क्या A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह फॉर्मूला लग रहा है, सो देयरफॉर क्या मैं A प्लस बी और A माइनस बी लिख सकता हूँ, है ना? और ये V2 ऐसे U1 है, ये सॉरी U1 माइनस V1, है ना? ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, ये 4 मत समझना, U है। तो क्या ये U1 माइनस U1 V1 U1 माइनस V1 गया ना? ओके, तो बचेगा क्या? देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1। ठीक है, तो देखो हमको तो ये दोनों फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, तो इसके टर्म में तो दोनों ही अननोन है, तो अभी तक वो आया नहीं है इक्वेशन। ठीक है, अभी आएगा इक्वेशन। कैसे आएगा? ये जो आपको इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन क्या है? लेट्स से ये इक्वेशन वहां तक 3 था ना, ये इक्वेशन लेट्स से 4, इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन 4 को मुझे किस में पुट करना है? ये इक्वेशन 3 था ना, किस में पुट करना है? ये इक्वेशन को मुझे इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, तो मतलब आपको V2 के बदले यहाँ पे बस ये सब्स्टिट्यूट करना है, U1 प्लस V1। सो देयरफॉर M1 U1 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 U1 प्लस V1। ओके जी, ओके, मैंने V2 के बदले खाली ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है ना? अब मैं इस चीज़ को रफ करता हूँ। ओके, देखो जो आपके टेक्स्ट बुक में इक्वेशन 6.26 है, वही हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो देखो 6.26 है, वो क्या है? V2F मतलब V2, हम लोगों ने वही लिया है, V2F को V2 ही लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोर्ड पे, और यहाँ पे V1I मतलब U1, तो ये V1I वही है U1। ठीक है, यहाँ पे प्लस V1F, तो ये V1 मतलब V1F, देखो ये वाला V1F आपका V1 ही है। ठीक है ना, यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, तो देखो और कुछ नहीं है, बस ये IF को कन्फ्यूज़ किया हुआ है और कुछ नहीं है। वैसे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आई मतलब इनिशियल होगा और 1 2 मतलब ऑब्जेक्ट 1 बॉडी 1 बॉडी 2, और कुछ नहीं। ये F मतलब फाइनल होगा, मतलब आफ्टर कोलिजन, और ये V मतलब 1 फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन, बॉडी V1 मतलब 1 और 2 मतलब बॉडी 2। ठीक है, ये वही चीज़ है, मतलब इससे अच्छा ये इजी पड़ता है, U1 U2 V1 V2। ठीक है ना? तो अभी मैं इसको रफ करता हूँ। सो आगे मैं क्या करूंगा? M1 U1 इज इक्वल टू M1 V1। देखो यार बहुत टाइम लग रहा है, ये M1 M2 कब से कर रहा हूँ मैं। U1 इज इक्वल्स टू, बहुत ज़्यादा टाइम है, ये खाली इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अब आपको VF का खाली इक्वेशन लेके आना है, यहाँ से V1 का इक्वेशन लेके आना है। V1 का पहले इक्वेशन लेके फिर V2 का भी सिमिलरली लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपको क्या V1 निकालना है ना, बाकी सब तो गिवन ही रहेगा, तो V1 को साइड में कर दो। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या करूँगा, देखो M1 U1 ये वाले टर्म को इधर लिखा जाता हूँ, माइनस M2 U1, ठीक, इज इक्वल टू M1 V1 ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्लस M2 V1। इन दोनों में V1 कॉमन है, इन दोनों में U1 कॉमन है, सो U1 बाहर लो, हो गया M1 माइनस M2 इज इक्वल्स टू, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहता है, अगर डेरिवेशन वगैरह आए ड्राइव करो, आपका ये आपको V1 V2 कैसे निकालोगे इलास्टिक कोलिजन में, क्वेश्चंस वगैरह आ गए तो आप ऐसा डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया V1 M1 प्लस M2 हो गया। ये तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है, जब आपको न्यूमेरिकल वगैरह करना है जेई मेन का या नीट का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन डेरिवेशन वगैरह तो सीधी सी बात है, एग्जाम्स में ही पूछते हैं। कौन से एग्जाम्स में? क्लास के एग्जाम्स में। तो आपको V1 यहाँ से फाइंड करना है, तो V1 बताओ क्या मिलेगा? V1 मैं चलो इसको इधर लिखता हूँ, V1 जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा M1 माइनस M2 अपॉन, ये इधर आएगा तो नीचे आएगा तो अपॉन में हो जाएगा M1 प्लस M2 और ये U1 इंटू U1, है ना? अब देखो यहाँ पे हमको हर चीज़ मालूम रहेगा, M1 M2 भी दिया रहेगा, U1 भी पता रहेगा। यहाँ पे U2 तो 0 है,
क्योंकि नहीं तो और भी एक इक्वेशन आता है, अगर u2 का भी वेलोसिटी रहेगा ना तो एक प्लस करके एक और इक्वेशन आएगा, बट अभी यहाँ पे u2 का वेलोसिटी नहीं है, इसकी वजह से ये इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आ गया, मतलब v1 हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ से अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन में v1 इज इक्वल्स टू आप ले लो v2 माइनस u1 ले लो, ठीक है। v1 इज इक्वल्स टू ये u1 को इधर लेके आ जाओ तो v2 माइनस u1 होता है। तो इस इक्वेशन को आप उस जो आपका इक्वेशन नंबर 2 था ना उसमें पुट करोगे तो आपको v2 की वैल्यू मिलेगी। तो जो v2 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 2m1 u1 एक मिनट सॉरी 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो दोनों में u1 रहेगा, ठीक है। चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। तो देखो ये v2 का आपका वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब इसका भी वेलोसिटी हमको मिल जाएगा, फाइव स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। ये समझा, तो यही हमको निकालना था। अब इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं, क्या केसेस होंगे जरा देखते हैं, ठीक है। ये समझ गए हम लोग v1 मतलब इसकी भी वेलोसिटी निकालेंगे, इसकी भी वेलोसिटी। अब केसेस क्या है वो जरा देखते हैं, कुछ नहीं दो ही केस देखेंगे यार। केस 1 हम लोग देखेंगे। केस 1 क्या है कि अगर सपोज दोनों का मास इक्वल रहा, m1 इक्वल्स टू m2 रहा, मतलब दोनों मास इक्वल, तो जब दोनों मास इक्वल रहेगा तो जो v1 आपका रहेगा, देखो जब इक्वल है तो जो इक्वल माइनस इक्वल विल जीरो, तो ये पूरा टर्म v1 आपका जीरो हो जाएगा, सिंपल। और v2 आपका क्या होगा, तो जब आपका मास इक्वल है तो यहाँ पे देखो ये 2m हो जाएगा, ये 2m मतलब 2m अपॉन 2m विल बी 1, 2m अपॉन 2m विल बी 1, तो ये v2 इज इक्वल टू u1 के बराबर हो जाएगा। ये समझे। केस 2 आपका क्या होगा, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग दो ही केस की बात करते हैं। अगर सपोज m2 बहुत ज़्यादा बड़ा है, m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1, मतलब हाँ समझ गया, मतलब ये वाला मास बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा, ये प्लास्टिक बॉल है तो ये समझ लो पत्थर है 50 किलो का, ठीक है। 50 किलो का ज़्यादा बोल दिया कुछ, ओके। तो v1 आपका क्या होगा, v1 अब देखो इसमें ना m2 बड़ा है, m1 छोटा है, मतलब आंसर जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव u1 में आएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v1 में आएगा। और जो आपका v2 रहेगा वो किस में आएगा, वो अप्रॉक्स जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि m1 आपका बहुत छोटा है। m1 देखो ना, m1 छोटा है यार, बहुत छोटा है, बहुत कम है। m1 सपोज आपका 0.1 kg का है, और m2 आपका 50 kg में, 50 छोड़ो 10 ही kg ले लो, तो 0.1 kg के सामने 10 kg बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये वैल्यू छोटा है, ऊपर का वैल्यू जब छोटा है और नीचे का बहुत बड़ा है तो आप जीरो ही समझ लो, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू जीरो समझ लो। तो वेलोसिटी ऑफ जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो जीरो रहेगी। अब सीधी सी बात है ना, 50 किलो पत्थर पे एक प्लास्टिक बॉल मारो तो पत्थर तो जाएगा नहीं आगे, प्लास्टिक बॉल ही उल्टा रिबाउंड हो जाएगा, है ना। तो देखो वही माइनस में वो रिबाउंड होगा, मतलब माइनस यू के टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये दो केस आप ले सकते हो। हम लोग एक एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं। तो यार ये जो एग्जाम्पल है 6.12, ठीक है ना, ये जरा देखते हैं। देखो सिमिलर जैसा एग्जाम्पल आपका नीट में शायद आया हुआ है। ये आपका जो सॉल्व एग्जाम्पल रहता है ना ये करने का, ठीक है ना, इसके लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिमिलर टू सेम कभी आपका सम एंट्रेंस में भी पूछ लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो है आपके स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है या नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, नेशनल लेवल जैसे जेई और नीट होते हैं, ठीक है। तो उसमें सेम टू सेम पूछ लेते हैं, बस खाली नंबरिंग अलग रखते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसके लिए सॉल्व एग्जाम्पल हर एक जो एनसीईआरटी का हर एक सॉल्व एग्जाम्पल करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है कि स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन स्लो डाउन, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। हाँ देखो अब क्या है कि ना एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें न्यूट्रॉन एक हाई स्पीड में चल रहा है, उसका स्पीड कितना है 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड न्यूट्रॉन का। अब उसको स्लो करना है, इस न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करना है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। कितना स्लो करना है, 10⁻³ तक स्लो करना है, मतलब वो 10⁻7 में दिया था और 10⁻3 मीटर तक स्लो करना है, सो दैट इट कैन हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिंग विद आइसोटोप्स। अच्छा, जब वो न्यूट्रॉन जो है जब स्लो स्पीड में हो जाएगा तब जाके ये इससे इंटरैक्ट करेगा, इसके आइसोटोप्स, यूरेनियम के आइसोटोप से। अब जब इंटरैक्ट करेगा तभी तो फिशन होगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, शो दैट द न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इस काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, मतलब सीधी सी बात है, जब स्पीड को स्लो करना है 10⁻7 से 10⁻3 तक लेके आना है तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका सीधी सी बात है लॉस्ट होगा। जब वेलोसिटी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो लॉस्ट होगा ही है, तो वही हमको शो करना है। तो द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन इलास्टिक कोलिजन विद द लाइट न्यूक्लियर लाइक ड्यूट्रम और कार्बन विच है द मास ऑफ ओनली अ फ्यू टाइम्स द न्यूट्रॉन मास। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला है कि आपका जो आप मतलब जो न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी स्लो करोगे आप 10⁻7 से कितना 10⁻7 दिया था ना इनिशियली, हाँ 10⁻7 से आप 10⁻3 मीटर पर सेकंड पे लाओगे। वो कैसे लाओगे, वो आप इस अब जो लाइट न्यूक्लिया ना, जैसे ड्यूटेरियम है या कार्बन है, इन पे पहले टक्कर मारना पड़ेगा, ठीक है। या तो ड्यूटेरियम या फिर कार्बन पे टक्कर मार, तो मैं ड्यूटेरियम की बात करता हूँ और लिखा है ना बीच में, तो सिर्फ ड्यूटेरियम ले लो। तो सपोज ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को आपको ड्यूटेरियम को मैं सिर्फ डी से डिनोट करता हूँ, इस पर टक्कर मारना है, ठीक है। ये फिलहाल 10⁻7 पे चल रहा है और इस पर टक्कर मारने के बाद जो न्यूट्रॉन की स्पीड रहेगी वो हो जाएगी 10⁻3, ठीक है। ये समझा, ओके।
तो अभी क्या बोला है कि द मटेरियल मेकिंग ऑफ द लाइट न्यूक्लियर यूजुअली हैवी वाटर D2O या ग्रेफाइट। अच्छा, मतलब जो ड्यूटोरियम है वो किससे बना हुआ है? हैवी वाटर, जिसको हम लोग D2O से केमिकल फॉर्मूला रहेगा, या ग्रेफाइट से, तो किसी से भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये समझा क्या बोला है, हम लोग को न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी है, 10⁻³ में तक लाना है, 10⁻² उसकी 7 स्पीड है। अच्छा, बेसिकली मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस्ट होगा, क्योंकि स्पीड कम मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, सीधी सी बात है। अब ये कोलिजन याद रखना है, कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन बोला है यहाँ पे, तो इसका मतलब दोनों कंजर्व होते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होते हैं। ओके, तो देखो जब इसको ये टक्कर मारेगा तो न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी 10⁻7 थी वो 10⁻3 हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी आपका लॉस्ट होगा, न्यूट्रॉन से तो लॉस्ट होगा क्योंकि वेलोसिटी कम होगा इसका, तो गेन किससे होगा? गेन आपका ड्यूटोरियम से होगा। ये क्या है? ड्यूटोरियम, जो भी इसको स्पेल करते हैं ड्यूटेरियम। ओके, तो जो भी गेन करेगा ये इसमें आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ये गेन हो जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो प्लस ड्यूटोरियम का स्पीड आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी इसकी गेन हो जाएगी और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये समझा, इतना समझा अभी तक क्या हुआ? ओके, तो अभी हम लोग निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का, एन मतलब न्यूट्रॉन, डी मतलब ड्यूटोरियम, ठीक है। न्यूट्रॉन इनिशियली निकालेंगे, आई मतलब इनिशियली, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या होगा? हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली ये v1 वेलोसिटी से, सॉरी u1 वेलोसिटी से रहेगा, u1 स्क्वायर, और ये u2 वेलोसिटी से रहेगा ड्यूटोरियम। अब जीरो भी हो सकता है, फिलहाल तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है और इसमें बोला भी है कि ड्यूटोरियम आपका जीरो पे रहेगा फिलहाल, ठीक है। ऐसा है, आपको अज्यूम करना है, इलास्टिक कोलिजन में मोस्टली आपका ये जीरो पे रहता है, जीरो पे ही ज़्यादातर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लेट से v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। v1 और v2 का मैंने इक्वेशन निकाला हुआ है, याद रखना, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2। v1 तो आपको दिया है ना 10⁻3, वैसे तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? हाफ m u1 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? फाइनल मतलब टक्कर मारने के बाद, कोलिजन के बाद। इनिशियल मतलब कोलिजन के पहले, फाइनल मतलब टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद। तो हाफ mv1 स्क्वायर होगा, है ना, मतलब ये टक्कर के बाद, यहाँ पे देखो टक्कर हो गया उसके बाद। तो क्या v1 आपको पता है? v1 का भी तो हम लोगों ने निकाला था ना, v1 और v2 क्या आता है, तो बताओ। हाफ m, ये जो m है वो किसका है? 1 ले लेते हैं हम लोग, m1 मतलब न्यूट्रॉन का मास m1। तो v1 आपका क्या आया था, याद है ना? v1 निकाला था ना यार, क्या आता है? m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और ये u1 आया था। ओके, ये समझा? तो ये हो जाएगा आपका हाफ, हाँ इसी रहने दो फिलहाल, हाफ m1 u1, और ये ब्रैकेट में m1 माइनस m2, ये दिख रहा है ना यार, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा, किसका? न्यूट्रॉन का। अब हमको डिवाइड करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। सो देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन न्यूट्रॉन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये है हाफ m1 u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ओके, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, ये समझा? अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? हाफ, देखो ये रहा, हाफ m1 u1, अरे यार इसका स्क्वायर क्यों नहीं डाला मैंने, क्योंकि इसमें u1 ही था सिर्फ, ये v1 स्क्वायर है ना, तो ये पूरा टर्म स्क्वायर ही आएगा, ये पूरा v1 का ही फॉर्मूले में आता है ना, तो ये भी यहाँ पे पूरा टर्म स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर डालना मैं भूल गया, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ ये तो स्क्वायर पहले से ही था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, वो बचता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर में बचता है, ये समझे? तो ये आपका अभी तक क्या आया है, ये फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आया खाली, मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? फ्रैक्शन में, अपॉन में, तो ये फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आया, लॉस्ट मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल कर दो, जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुआ है वो आ जाएगा, तो ये हमारा ये इक्वेशन के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप याद रखना, लेकिन हमको निकालना क्या है कि आपका काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ न्यूट्रॉन में से। ये हमारे फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी तो मिल गया, कितना लॉस्ट हुआ, तो जितना लॉस्ट हुआ रहेगा उसके हिसाब से इसका गेन हुआ रहेगा, है ना। तो आपका या तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन न्यूट्रॉन और गेन इन ड्यूटोरियम। सीधी सी बात है ना, जो इसका वेलोसिटी है पहले 10⁻7 था, फिर 10⁻3 हो गया, तो जो भी वेलोसिटी है वो इसके पास आ गया, तो इसका गेन हो गया, इसका लॉस्ट हो गया, ये समझे? तो वो जो होगा आपका, वो क्या होगा? हमेशा फ्रैक्शन क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल होता है, तो चेंज क्या होगा?
काइनेटिक एनर्जी का चेंज। अब किसका आपको दिया हुआ, आपको सिर्फ न्यूट्रॉन का पता है ना काइनेटिक एनर्जी, तो न्यूट्रॉन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस न्यूट्रॉन का फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मतलब न्यूट्रॉन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमको सिर्फ न्यूट्रॉन अपना इसका न्यूट्रॉन का ही काइनेटिक एनर्जी पता है और किसी का नहीं पता है। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल ये होता है ना फ्रैक्शनल, मैंने बताया था फ्रैक्शनल इंक्रीज या डिक्रीज, लॉस्ट मतलब डिक्रीज, गेन मतलब इंक्रीज। अब एक में लॉस्ट हो रहा है तो एक में गेन होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, सीधी सी बात है, पहले ही बोल दिया ये इलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों इक्वल होना ही पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे लॉस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ गेन नहीं होगा, ठीक है, लॉस्ट होगा, एक जगह लॉस्ट हो रहा है तो एक जगह गेन भी होगा, क्यों, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा। तो इसके लिए चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो ये चेंज क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, के ई लिखना भूल गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो ये चेंज अपॉन ओरिजिनल हो गया, समझे। तो इसको हम लोग अब देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं क्या अलग अलग अगर सेपरेट करूँ, के एन आई के ई सेपरेट करो, के ई एन आई माइनस के ई एन एफ अपॉन के ई एन आई मतलब न्यूट्रॉन का इनिशियल, न्यूट्रॉन का फाइनल, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब मैंने अलग अलग कर दिया, खाली ये माइनस है ना उसको सेपरेट, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, तो ये बच जाएगा 1 माइनस के ई एन एफ अपॉन के ई एन आई। अब ये आपको पता है, देखो ऊपर जाओ, ये वाला ये वही है ना, के ई एन एफ अपॉन के ई एन आई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर है ये, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो आएगा, स्क्वायरिंग करने के बाद सॉल्व करने के मतलब आपको a प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगाना है, या तो फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाता है। तो मेन हमें यही चीज़ निकालना था, ठीक है, इसका इक्वेशन आ गया है ना, इसका यही इक्वेशन है। तो आपको देखना है कि मतलब कितना लॉस्ट हुआ है या कितना गेन हुआ है, लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का लॉस्ट हुआ है और ड्यूटोरियम को में गेन हुआ है, ठीक है। तो वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ वो मास पे डिपेंड करता है, मास आपको मालूम पड़ेगा कि कितना है तो मालूम पड़ जाएगा। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज ये आपका मास 1 m1 रहेगा, न्यूट्रॉन का मास m1 रहेगा, ड्यूटोरियम का मास m2 रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो ड्यूटोरियम का मास है वो ट्वाइस ऑफ न्यूट्रॉन का मास है, समझे, ड्यूटोरियम का जो मास है वो ट्वाइस ऑफ न्यूट्रॉन का मास है, क्योंकि हम लोग का ये दोनों टक्कर मारे थे ना, न्यूट्रॉन और ड्यूटोरियम, जो भी है ड्यूटोरियम को टक्कर मारे थे ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें डाल दो, सो इज इक्वल्स टू 1 माइनस m1 आपको पता है, m1 नहीं पता है, m2 आपको पता है कि 2m1 है, ठीक है, अपॉन ये इसमें डाल रहा हूँ खाली ये पूरे इक्वेशन में, 1 माइनस m1 आपको m1 है प्लस m2 आपका 2m1 है द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिलता है 1 माइनस m1 माइनस m2m1 इज माइनस m1 3m1 तो होल स्क्वायर, m1 गया तो बचता है 1 माइनस 1 अपॉन 3 द होल स्क्वायर, सो ये बचते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 अपॉन 9 दैट इज 8/9, ठीक है। ये बचता है 8/9, मतलब फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट रहेगा किसमें, न्यूट्रॉन का, या काइनेटिक एनर्जी गेन रहेगा ड्यूटोरियम का, वो कितना रहेगा 8/9, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है ना, ओके। मतलब देख रहे हो 8/9 मतलब क्या कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में से जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुआ है वो 90% के अराउंड है, और जो गेन हुआ है इसमें वो भी 90%, जब जितना लॉस्ट हुआ है वो इतना ही गेन करेगा ना, क्यों, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होता है, तो जितना काइनेटिक एनर्जी इधर से जा रहा है मतलब वेलोसिटी जा रहा है उतनी वेलोसिटी इसमें आना भी चाहिए, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगा ना, ओके, समझा कैसे आया, ओके। तो ये हो गया आपका कोलिजन 1 डायमेंशन। अभी देखो इसके ऊपर एक ना न्यूमेरिकल भी वो लास्ट में करते हैं, नीट में जो आया हुआ है, ठीक है। तो अगला टॉपिक पे आते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो ये देखो ये टॉपिक तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपली आपको सिर्फ इक्वेशन बताया है कि क्या कैसे इक्वेशन आएगा 2 डायमेंशन में अगर कोलिजन होगा तो, ओके। तो देखो यार जो कोलिजन इन 2 डायमेंशन है उसमें कुछ है नहीं, मतलब जो भी कोलिजन हो रहा है ना वो 2 डायमेंशन में हो रहा है, 2 डायमेंशन मतलब 2D में हो रहा है, 2D मतलब आप बोल सकते हो कि XY प्लेन में हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको 2D बताया है कि 2 प्लेन में कोई भी होता है, ठीक है। लेट्स से XY प्लेन में लेते हैं, तो सपोज ये क्या हो गया, ये मास 1 m, जैसे आपने कैरम वगैरह खेला हुआ है, ठीक है, स्नूकर आपका जो बिलियार्ड वगैरह होता है ना, बिलियार्ड स्नूकर हम लोग बोलते हैं उसको, बेसिकली आप गूगल पे सर्च मारना स्नूकर क्या होता है, वो ऐसे एक बॉल से दूसरे मतलब दूसरे वाले बॉल को उसमें मतलब हम लोग मारते हैं ना, वो वाला स्नूकर, ठीक है। तो
उस समय क्या होता है कि हम लोग को एज पे मारना रहता है, ठीक है। जैसे अगर एक माँ से सपोज कैरम कैरम बोर्ड तो आपने सब लोगों ने खेला होगा, तो कैरम बोर्ड में क्या हुआ कि अगर ये सपोज ये आपका स्ट्राइकर है और ये आपका सपोज कोई गोटी है, ठीक है, कोई भी ब्लैक वाला है या फिर वाइट वाला है, 10 वाला या 20 वाला, और ये आपका वो अ, जहाँ पे आपको ये गोटी को मारना है, दैट इज वो जो खड्डा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस स्ट्राइकर से आप इसके एज पे मारोगे, ठीक है ना। तो जैसे आपने एज पे मारा तो ये ऐसे जाएगा, और ये जो स्ट्राइकर से आपने मारा वो स्ट्राइकर ऐसे जाएगा, है ना। तो ये कोलिजन जो हुआ है ना 2 डायमेंशन में हो गया, ठीक है। अब कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, समझ गए। तो जैसे कि M1 है, M1 आपका स्ट्राइकर है, ठीक। M2, लेट्स से M2 पे आपने मारा एच पे, M2 के एच पे मारा, तो अब जैसे ही अपने M2 मतलब कोलाइड हुआ यहाँ पे, तो जैसे ही कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद क्या होगा, ये एक आपका M1 ऐसे जाएगा, M2 ऐसे जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ओके जी। मैं थोड़ा डायग्राम को इस साइड में देता हूँ रफ करके, ठीक है। देखो ऐसा हो रहा है, और ये आपका सीधी सी बात है एक्स एक्सिस है, और ऊपर वाला वाई एक्सिस रहता है, है ना, सीधी सी बात है, ओके। ये वाई एक्सिस रहता है, क्योंकि हम लोग 2D की बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन लेना ही पड़ेगा, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस। तो देखो इनिशियली लेट्स से U1 V1 वेलोसिटी, इसका U1 U2 वेलोसिटी लेते हैं, आफ्टर कोलाइडिंग उसके बाद V1 और V2 इन दोनों की वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग बोलते हैं, जैसा कि हम लोग, तो सपोज ये जो कोलिजन है वो कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, इलास्टिक, सपोज इलास्टिक कोलिजन है। तो जब ये इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो देखो अब इक्वेशन कैसे आएगा जरा वो देखते हैं। तो जब ये इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्वेशन का हम लोग इक्वेशन लाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन का जो इक्वेशन आएगा कैसे आएगा जरा देखते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब यहाँ पे अभी इसको टक्कर मारने जा रहा है, तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, M1 U1 प्लस, अब ये जो है ना ये U2, जो ये वाला गोटी है, ये तो आपका स्ट्राइकर था कैरम का, और ये जो गोटी था, तो ये तो फिलहाल रेस्ट पे था ना, जब आपने मारा तब वो मोशन में आया, तो ये जब रेस्ट पे था तो M2 U2 तो 0 हो जाएगा, तो लेने की ज़रूरत नहीं है हमको, समझे। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन देखो क्या आएगा इक्वेशन, वो जरा देखते हैं। तो देखो ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे ना क्या बात करेंगे, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ, अभी आपने लिखा नहीं होगा तो रफ कर देना, अगर लिख भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर लिख देना। हम लोग 2 डायमेंशन में मोमेंटम देख रहे हैं, तो हमको 2 चीज़ लेना पड़ेगा, हमको एक्स एक्सिस पे भी लेना पड़ेगा और हमको वाई एक्सिस पे भी लेना पड़ेगा। मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस मोमेंटम लेना पड़ेगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑन एक्स एक्सिस अगर देखा जाए तो M1 U1 ही है और M2 U2 तो 0 है, इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो देखो जो मोमेंटम है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, सीधी सी बात है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर, तो वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है। तो रिजोल्यूशन वेक्टर क्या होता है कि हमेशा 90 डिग्री में रिजोल्यूशन होता है, ये ऐसे हो जाएगा और ये एक एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस फिलहाल सिर्फ M1 की बात कर रहा हूँ, M1 को हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो एक एक्स एक्सिस पे होगा। और हाँ, ये जो दोनों के ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से बनेगा वो मैं आपको बताना भूल गया। लेट्स से एंगल ये θ1 होगा और ये एंगल θ2 होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से, ओके। तो जब ये θ1 है और मैंने रिजॉल्व कर दिया है, तो जब रिजॉल्व कर दिया तो जिसपे थीटा रहता है वो cos θ बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला जो एक्सिस है M1 V1 cos θ1 होगा, ठीक है ना, ये समझे। इसको मैंने रिजॉल्व किया तो ये क्या होगा, ये होगा साइन थीटा, ये वाला M1, अरे तेरी जगह नहीं है, इधर लिखता हूँ M1 V1 साइन θ1, ओके समझ गया। तो ये वाला एक्सिस ये होगा, ये मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया, ये वाला इसका जो मोमेंटम रहेगा ना उसको रिजॉल्व किया, तो एक ऐसा हो गया, एक एक्सिस पर आ गया, एक वाई एक्सिस पर आ गया। और ये वाले अगर मोमेंटम को रिजॉल्व करूँ इसका M2 का, तो एक ऐसा एक एक्स एक्सिस पर आएगा, दूसरा नीचे की तरफ आएगा, है ना। यार एक मिनट, ये U2 आपका 0 है, एक आपका नीचे की तरफ आएगा, नीचे वाई एक्सिस। तो इस पे जो आएगा, इस पे क्या आएगा, क्योंकि ये थीटा है, थीटा वाले जो लाइन पर रहता है वो होता है M2 V2 cos θ2। अब देखो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर है, ठीक है, और ये दोनों अपोजिटली रहेंगे, तो ये रहेगा M2 V2 साइन θ2। ये समझा ना, रिजोल्यूशन से है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर क्यों मैंने रिजोल्व किया, क्योंकि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, समझे, ओके। तो हम लोग एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, देखो बिफोर कोलिजन तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही है, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम रहेगा ना ओनली एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है क्या, नहीं। क्योंकि अगर ऐसा प्लेन मतलब ऐसा ऐसा चलता तो समझ में आता है कि वाई एक्सिस पर है, अब स्ट्रेट चल रहा है मतलब एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है इनिशियली। अब देखो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, देखो ध्यान से, आफ्टर कोलिजन मतलब उसका एक्स एक्सिस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस देखो M1 V1 cos θ1 प्लस, ये तो हम लोगों ने
ऑब्जेक्ट वन का ले लिया, ऑब्जेक्ट टू का प्लस होगा क्योंकि दोनों सेमी डायरेक्शन में है ना, m2 v2 cos थीटा टू, दोनों का जो मोमेंटम है ये इस बॉडी का और इस बॉडी का दोनों का सेम डायरेक्शन में ऑन एक्स एक्सिस, तो इसके लिए ऐड होगा, ये समझे। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस मोमेंटम बिफोर कुछ नहीं है क्योंकि ये ऐसे चल रहा है ना, ये गोटी सीधा आप मार रहे हो, एक्स एक्सिस की तरफ मार रहे हो, वाई एक्सिस की तरफ तो चल ही नहीं रहा है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन यहाँ पे दोनों ही जीरो होगा क्योंकि ऊपर की तरफ चल नहीं रहे बॉडी, दोनों ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ नहीं चल रहा है, इसके लिए मोमेंटम जीरो होगा। आफ्टर कोलिजन तो है ना यहाँ पे, देखो आफ्टर कोलिजन रिजॉल्व किया है यहाँ पे, तो एक होगा m1v1 साइन थीटा वन माइनस ये माइनस होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, m2v2 साइन थीटा टू। तो ये चीज़ आपको याद रखना है बस, ठीक है ना, इक्वेशन आपको याद रखना है कि कैसे आएगा टू डायमेंशन में मोमेंटम। अभी हालांकि ये इलास्टिक कोलिजन है, जब ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी का भी इक्वेशन आएगा, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका हम लोग कोई भी रिजोल्यूशन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई भी हम लोग इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वगैरह नहीं करेंगे, ओके। तो आप एज इट इज ले सकते हो मोमेंटम बिफोर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ओके। तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन का रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ये देखो इसका मैं इक्वेशन ही बना रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन इसका तब बनेगा जब थीटा दिया रहेगा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसका इक्वेशन तब बनेगा जब आपका थीटा गिवन रहेगा तब, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी है, पहले आपको पता है, मोमेंटम वेक्टर था इसके लिए मुझको रिजॉल्व करना पड़ा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। यार एक एग्जांपल है आपका 6.13, वो देख लेते हैं। 6.13 एग्जाम्पल से पहले हम लोग एक कुछ चीज़ जो चीज़ आपका इसमें दिया नहीं है वो देख लेते हैं कि एक आपका टॉपिक नहीं दिया है बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो दिया नहीं है, ठीक है ना, तो वो टॉपिक भी आपका आप नोट कर लेना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग रेस्टिट्यूशन ट्यूशन, ठीक है ना, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, ओके। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है रेशियो, किसका रेशियो, ऑफ रिलेटिव, मैं लिख लेता हूँ पूरा, तो ऐसा कुछ इसका क्या है अपना डेफिनेशन है, ये रेशियो होता है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच बिफोर कोलिजन। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ ये m1 है, m1 m2 को टक्कर मारा, ठीक है, तो ये ये u1 वेलोसिटी था इनिशियली और ये u2 वेलोसिटी था, तो दोनों टक्कर मारने के बाद लेट्स से m1 m2 चल पड़े कहीं पे भी, लेट्स से m1 m2 दोनों चले, ठीक है, m1 आपका v1 वेलोसिटी से निकला और m2 आपका v2 वेलोसिटी से निकला है, तो आपको पता ही है टक्कर मारने के बाद, तो इसमें बोला है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, पहले आफ्टर कोलिजन है, इसका मतलब ई इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, और रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इसके हिसाब से इसका वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या होता है v2 माइनस v1, दोनों का डिफरेंस होता है, रिलेटिव वेलोसिटी तो वही होता है ना, इसके हिसाब से इसका वेलोसिटी अपॉन टू दी रेशियो टू दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, मतलब बिफोर कोलिजन u2 माइनस u1, ठीक है, और ये हमेशा जो है हमेशा मॉड में रहता है, हमेशा क्या रहेगा, मॉड में। अब ये मॉड मतलब आपका जो भी अंदर आंसर आएगा ना, जैसे अगर आपने सॉल्व किया और अंदर आपका आंसर है -3, तो आप इसको +3 लिख सकते हो, ये मॉड जब हटता है तो +3 हो जाता है, मतलब जो भी अंदर आंसर आएगा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, अंदर जो भी मतलब अंदर तो नेगेटिव में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव में आता है तो आप मॉड जैसे हटाते हो प्लस लिख दो, और अगर आपका +3 आता है तो मॉड हटा के सिर्फ 3 लिख सकते हो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, इसमें भी नीट से काफ़ी मतलब नीट में जेईई में काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना, तो ये समझा मैंने क्या बोला। तो देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें नोट कर लेना कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जैसे जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, वो किसके लिए क्या होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ इलास्टिक कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करूँ, हमेशा रखना अगर इलास्टिक कोलिजन आया, इलास्टिक कोलिजन तीन ही टाइप के तो कोलिजन है यार, मैंने आपको बताया, तो इलास्टिक कोलिजन में जो ई है ना वो 1 के बराबर रहेगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर, मतलब दोनों का जो डिवाइड होगा ना वो इक्वल रहेगा, मतलब जो v2 माइनस v1 है वो 4 आ रहा है, तो u2 माइनस v1 भी 4 ही आएगा, मतलब 1, अगर -4 आ रहा है ऐसा भी आ रहा है तो भी इक्वल ही है, क्योंकि मॉड लगा है ना, तो मॉड लगा है इसका मतलब क्या, मॉड लगा है मतलब क्या कि वो आपका आंसर पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, और वो 1 रहेगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन मतलब ये हो गया, क्योंकि इलास्टिक में आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है ना बिफोर एंड आफ्टर, तो इसके लिए 1 आता है इसका, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं किसकी, सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन की, इन इलास्टिक, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपका जो ई है ना, ई
वो रहता है आपका, वैल्यू रहता है कुछ ना कुछ, तो वो रहेगा आपका 0 से लेके 1 के बीच में, ना तो वो 0 रहेगा ना तो 1 रहेगा, मतलब 0 से 1 के बीच में रह सकता है, जैसे 0.2 रह सकता है, 0.25 रह सकता है, 0.55 रह सकता है, ठीक है। तो ये इलास्टिक कोलिजन के लिए ऐसा वैल्यू रहता है, या तो 0 या फिर 1 बिल्कुल नहीं रहेगा, 0 1 के बीच में रहेगा, ठीक है ना, मतलब 0 पॉइंट में रहेगा बेसिकली। ये किसके लिए, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए। और अगर मैं बात करूँ परफेक्टली इनलास्टिक, परफेक्टली या कंप्लीटली, मैंने आपको कंप्लीटली बोल के रखा है ना, कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो ई होता है ना, ई वो 0 होता है, ठीक है, याद रहेगा ये। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, नोट करके रखना है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और एक और देखते हैं पॉइंट जो कि आपका मैंने आपको बताया था, चलो अभी आपको ये पहले लिख लो। तो यार मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक में आपका जो इक्वेशन था वो m1 था, याद है ना, m1 m2 को टक्कर मारता है, m1 u1 वेलोसिटी से रहता है, m2 का जो इनिशियल वेलोसिटी रहता है 0 रहता है। लेकिन अगर वही u2 का कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुआ, u2 जो रहा ना m2 का इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुआ, तब तब अब सपोज अब ऐसा ही कुछ कंडीशन है, ठीक है ना, m1 m2 को टक्कर मारा, अब u1 u2 दोनों को कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, जैसे टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद m1 भी एक वेलोसिटी से चलेगा, लेट से वो u1 v1 होगा, और m2 भी एक वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है, तो लेट से वो v2 होगा। तो इस कंडीशन में v1 और v2 क्या आएंगे, क्या आएंगे, दोनों क्या आएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस कंडीशन में v1 v2 जरा देखते हैं क्या आएगा। तो सपोज आपका जो कोलिजन है ना, ये जो टक्कर हो रहा है वो एक ही डायमेंशन में है, सेम अभी हम लोग ने कोलिजन इन टू डायमेंशन की भी बात की थी, तो बट यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशन में, तो सिंगल डायमेंशन को हम लोग हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, है ना, मैंने आपको बताया है। तो अगर ये टक्कर हो रहा है यहाँ पे दोनों का, तो जब टक्कर, यहाँ पे याद रखना कि दोनों का कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो जब टक्कर होगा तो या तो वो इलास्टिक होगा या इलास्टिक होगा, ठीक है, या परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है। तो अगर सपोज आपका कोलिजन जो है ना वो इलास्टिक है, कोलिजन इज इलास्टिक, तो कोलिजन इलास्टिक का हम लोगों ने निकाला था ना इक्वेशन, टेस्ट टू आपका टेस्ट टू का v1 और v2 का इक्वेशन निकाला था, याद है ना। ओके, तो लेकिन अब क्या आएगा, क्योंकि अब तो u2 का भी वेलोसिटी है, तो जो अब v1 आएगा ना वो आपको याद रखना है, देखो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो आपको आया ही था, याद है कि नहीं, u1 ये इतना आया था जब ये u2 0 था, तब आपका टेस्ट टू की बात करो। लेकिन अगर u2 की अभी वेलोसिटी है तब आएगा कि प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, तब ये v1 की वेलोसिटी आएगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो ये इक्वेशन से आएगी, ठीक है ना। अब देख लो ना, अगर u2 आप यहाँ पे 0 रखते हो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, जो कि हम लोग का टेक्स्ट बुक का इक्वेशन उसी के बेस पे था, तो ये पूरा टर्म जब 0 हो गया तो सिर्फ यही टर्म बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे v2 क्या आएगा, वेलोसिटी 2, आपका टेक्स्ट बुक का जो आया था क्या आया था, इसकी वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी क्या आएगी, m2 की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, वो पहले तो आपको टेक्स्ट बुक का याद है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो था ही, u1 ये था ना, ये जब u2 0 था तब था इतना सिर्फ, लेकिन अभी तो वो भी आ गया है, तो जब ये आएगा तब आपका क्या होगा, v2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये आपका u2, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके रखना है। वो जो आपका जब u2 का वैल्यू 0 था तो वो भी आपको याद रखना, मतलब मेन तो आप ये इक्वेशन को याद रख लो, क्योंकि u2 वैल्यू 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तब तो आपको यही वैल्यू मिलेगा ना, u2 आपका 0 का ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तब तो आपको यही वैल्यू मिलना ही है ना। तो इसके लिए आपको ये इक्वेशन मेन याद रखना है। टेक्स्ट बुक वाला इक्वेशन तो अपने आप u2 0 डालोगे इसमें तो आ जाएगा, ठीक है, v1 और v2 इसकी और इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जब कोलिजन इलास्टिक था तब उन्होंने इन दोनों की वेलोसिटी निकाली, अब जब कोलिजन इन इलास्टिक रहेगा तब इन दोनों की वेलोसिटी क्या आएगी, उसका मैं इक्वेशन अभी आपको बताता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना। अब मैं इस चीज़ को रफ करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ कोलिजन इज, अगर इन इलास्टिक होगा तब क्या आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको जो है, ये फॉर्मूला कैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना, याद तो रखना ही पड़ेगा ना, एंट्रेंस की आप तैयारी करो, सीधी सी बात है, तो कैसे होगा यार एंट्रेंस, फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला एक बार आपको सब आता है जब क्या क्या कंडीशन में क्या फॉर्मूला है किस चीज़ का, तो यार सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, और आपको कंसेप्ट थोड़ा आना चाहिए, कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, और एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो प्रैक्टिस से ही आ जाएगा, मतलब जो आप सम सॉल्व करते हो। कोलिजन इज इलास्टिक, तो v1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m1 माइनस ई m2, ये देखो m1 माइनस m2 था ना, अब e आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस c1, वो आएगा पूरा, ठीक है। बट ये याद रखना यहाँ पे ये v2 जीरो नहीं है इस कंडीशन में, ठीक है ना, इसके पहले वाले भी कंडीशन में वही था, u2 अभी आपका जीरो नहीं है, u2 कुछ ना कुछ है, दोनों कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, m1 भी और m2 भी। ओके, तो m1 प्लस m2, देखो सिमिलर उसके जैसे ही फॉर्मूला है, बस खाली यहाँ पे ई आ गया है, इलास्टिक में ई नहीं था, क्योंकि ई इलास्टिक की कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होती है यार, है ना, सिंपल है ना, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू नहीं होती, बस इसमें नहीं 1 होती है, इसमें कुछ ना कुछ होता है, इसके लिए यहाँ पे बस ई आ गया, और किसके पास है, m2 के पास आया, अब ई इसके पास भी आएगा, प्लस 1 प्लस ई m2 प्लस m2 ई, या इसको मैं कॉमन भी ले सकता हूँ अपॉन
m1 प्लस m2 u2, ठीक है। ये v1 होगा, ये v1 का फॉर्मूला होगा, मतलब इसका फॉर्मूला ये होगा जब इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है तब। और v2 का क्या होगा, मास 2 का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन, ये होगा m1 प्लस m1e अपॉन अपॉन m1 प्लस m2u1, ठीक है ना, प्लस m2 माइनस ई m1, थोड़ा अलग है ये, अभी इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको दिया भी नहीं है टेक्स्ट बुक में फिलहाल तो, ठीक है। ये कोलिजन अगर इन इलास्टिक होगा तो आपके ये दोनों v2 ये आते हैं भाई, ठीक है ना, बट फिर भी आ जाते हैं। ओके, तो ये समझा आपको। ओके ओके, तो देखो जब आपका जो ये सेकंड बता रहा हूँ ना मैं, ये सेकंड बता रहा हूँ, फर्स्ट नहीं बता रहा हूँ। तो जब आपका इलास्टिक था तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो तो कंजर्व होता है ना, बट इस कंडीशन में इन इलास्टिक कोलिजन में क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आएगा, ये तो दोनों की वेलोसिटीज आ गई, तो एक और फॉर्मूला क्या आएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस ही होता है ना, इनिशियली ज़्यादा रहता है बाद में कम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होता है, जैसे कि हम लोग को याद है ना, इलास्टिक कोलिजन का लॉस काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाला था, याद है स्टार्टिंग में कोलिजन इन वन डायमेंशन जब स्टार्ट किया था तभी मैंने निकाला था। तो क्या था, हाफ m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में क्या था कि u2 की वेलोसिटी जीरो थी, है ना, हम लोगों ने जो निकाला था, बट इस कंडीशन में u2 की वेलोसिटी है। इसकी वजह से जो पूरा फॉर्मूला आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, समझे, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आपका आएगा। किस जब ऐसा है कंडीशन तब, मतलब ये दोनों वेलोसिटी से चल रहा है और दोनों का मास m1 m2 है, तब आपका काइनेटिक एनर्जी लॉस रहेगा। हम लोग का सिर्फ कितना था उसमें बताओ, हम लोग का जब ये u2 जीरो था तब काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना आया था, या गेन आया था ना हम लोग को, गेन, हाँ नहीं लॉस ही आया था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने कितना निकाला था। ये कंडीशन कब था, जब u2 जीरो था तब क्या आया था, हाफ डेल्टा के ई लॉस, ये आपका आया था हाफ m1 m2 अपॉन, अब देख सकते हो पीछे बैक करके जब आपने नोट्स बनाया होगा तो उसमें ये सिर्फ u1 तक आया था, ठीक है ना, u2 की वेलोसिटी जीरो रहती है। और जब ये जीरो है तो ये जो है ना, ये टर्म आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि इसमें ई जो है ना, ये ई आपका क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। अब इसमें ये टर्म आपका जीरो है, ठीक है, और ये मॉड में रहता है। ओके, ओ वेट 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 एक मिनट, मैं शायद रॉन्ग बोल रहा हूँ। ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हम लोग निकाला था ये इन इलास्टिक में नहीं निकाला था, ये हम लोगों ने परफेक्टली इन इलास्टिक में निकाला था, है ना। तो याद रखना, ये इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी जो लॉस रहेगा ये पूरा ये फॉर्मूला आएगा। ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक में जो ई है आपका जीरो होता है, मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन परफेक्टली इन इलास्टिक में जीरो होता है, बट इसमें जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज़ के लिए है, ये आपका परफेक्टली इन इलास्टिक का हम लोग निकाला था, ठीक है। मैं एक्चुअली भूल गया था, मेरे को याद, मुझे लगा कि इन इलास्टिक का था, ठीक है ना। ओके, तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। इन इलास्टिक में v1 की वेलोसिटी, v2 की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी लॉस है वो ये मिलेगा। ओके, तो यार ये क्वेश्चन है आपका 6.13 क्या है कि एक कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना, फिगर 6.10 जैसा हो रहा है, मतलब ये फिगर 6.10 जैसा, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, मतलब 2D कोलिजन हो रहा है, 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। ये समझ गए, किसके बीच में हो रहा है, बिलीबार्ड बॉल, मतलब वो आपका स्नूकर का बॉल होता है। इमेज में आपको दिख रहा होगा स्नूकर बॉल कैसा होता है, ठीक है ना। दोनों का मास इक्वल है दोनों बॉल का। द फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड क्यू, मतलब वो व्हाइट कलर का बॉल रहता है उसको क्यू बॉल बोलते हैं। दूसरा बॉल रहेगा वो टारगेट को मारना अपने को, और उसको कहाँ डुबाना है, किसमें, वो कॉर्नर पॉकेट जो रहते हैं, खड्डे वगैरह रहते हैं उसमें। तो विच इज एन एंगल थीटा टू 37 डिग्री, मतलब 37 डिग्री पे वो जाएगा खड्डे में आपका वो वाला बॉल, सेकंड बॉल। अज्यूम दैट द कोलिजन आपका क्या है, इलास्टिक है, फ्रिक्शनल रोटेशन मोशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, थीटा 1 फाइंड करना है, ठीक है। समझ गया ना, कुछ नहीं था आपका, क्या था कि आपका एक बॉल है, ठीक है, स्नूकर का बॉल है, बिलियार्ड बॉल है, ये बिलियार्ड बॉल 2 है, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, मतलब वो वाइट कलर वाला बॉल है। तो इसको यहाँ पे ऐसा टक्कर मारना था इस एज में, और ये यहाँ पे जो आपका कॉर्नर में वो है जिसमें डुबाना है, सिंक करना है बॉल 2 को, ये एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पे दिया हुआ है। और तो ये यहाँ जाएगा बिलीबार्ड बॉल 2 आफ्टर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन बिलीबार्ड बॉल 1 यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा 2 आपका दिया हुआ है 37 डिग्री, थीटा 1 फाइंड करना है भाई, कितना होगा, समझ गया ना, ये आपका कंडीशन है। ओके, अब देखो जो कंडीशन बोला है ना, कोलिजन बोला है ना, वो इलास्टिक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो जब इलास्टिक कोलिजन है इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, ठीक है। तो और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात कि मास दोनों का इक्वल है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू, लेट्स से मैं m ही ले लेता हूँ, दोनों के बराबर m ले लेता हूँ, ठीक। तो जब मोमेंटम इक्वल है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, u1 लिखना भूल गया, m1 v1 प्लस m2 v2,
इसमें जब मास सेम है तो मैं सिर्फ एम रख देता हूँ सबके पास, सबका मास सेम है। यहाँ देखो हर मतलब दोनों बॉल का मास सेम है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इनिशियली ये U2 की वेलोसिटी जीरो रहेगी क्योंकि ये रुका रहेगा। अब इसको अब वो डंडे से मारोगे, ठीक है, तो ये तो जीरो का मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये रहेगा mu1 इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों में m कॉमन होगा तो mv1 प्लस V2 होगा, ठीक है। अब मास कैंसिल हो गया, मतलब u1 इज इक्वल्स टू v1 प्लस V2। अब ये जो वेलोसिटी है ना, हाँ, क्योंकि ये मोमेंटम कंजर्वेशन आपने लिया, क्या लिया, मोमेंटम लिया, तो मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। और सीधी सी बात है ये 2 डायमेंशन में चल रहा है ना, ये बॉल 1 उधर जा रहा है, बॉल 2 इधर जा रहा है, तो 2D में चल रहा है, सीधी सी बात है 2D का आपको कोलिजन दिख ही रहा है। तो जब 2D कोलिजन दिख रहा है तो इसका मतलब ये लो वेक्टर है, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। इसका मतलब क्या, दोनों का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। इसका मतलब u1 डॉट u1 इज इक्वल्स टू v1, बार मैंने क्यों लिया क्योंकि ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट मतलब दोनों का सेल्फ डॉट, समझ गए, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब वही स्क्वायरिंग भी बोल सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा कॉस u1 मतलब u1 सेम है ना। अब सेम है मतलब u1 के ऊपर u1 है, तो इसका मतलब थीटा जीरो है, तो कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, मैंने आपको बताया था, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये u1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके, ये u1 स्क्वायर हो गया क्योंकि cos जीरो 1 हो गया। यार आपको याद रहना चाहिए इसका, ये स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, v1 डॉट v1 मतलब v1 का स्क्वायर होगा। कॉस v1 है ना, v1 डॉट v1 है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस जीरो होगा क्योंकि v1 के ऊपर v1 है ना, तो थीटा जीरो होगा, कॉस जीरो ये 1 हो जाता है, मतलब v1 इंटू v1 स्क्वायर हो जाता है, समझे। ऐसा इसका ऐसे u1 का भी होगा। अब मुझे v1 इंटू v2 करना पड़ेगा, समझ गए, मतलब प्लस v1 बार डॉट प्रोडक्ट v2, ठीक है, प्लस v2 डॉट v1 करना पड़ेगा मुझे, v2 डॉट v1 करना पड़ेगा, प्लस v2 डॉट v2 करना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब v2 का स्क्वायर होगा, समझे। अब देखो ये दोनों सेम है, तो ये जो हो जाएगा ना v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 डॉट v2, ठीक है, प्लस v2 का स्क्वायर, ये समझे। अब देखो v1 डॉट v2 क्या होगा, देखो एक बॉल इधर जा रहा है, एक बॉल इधर जा रहा है, ठीक है, मतलब एक बॉल की वेलोसिटी इधर है, बॉल 1 की, बॉल 2 की वेलोसिटी इधर है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी v1 से जा रहा है, v1 वेक्टर, ये वेलोसिटी v2 वेक्टर से जा रहा है, ओके। तो जब ये दोनों जा रहे हैं तो दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, और बीच में एक्स एक्सिस है, ये एंगल जो है आपको पता है 37 डिग्री, ये एंगल आपको पता नहीं है, लेट्स से θ1, ठीक है। अब ये एंगल तो लेकिन पूरा बनेगा ना, ये पूरा एंगल बनेगा ना, तो v1 इधर है और v2 इधर है। अब v1 डॉट v2 क्या होगा, v1 स्क्वायर प्लस 2 v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 कॉस थीटा होगा। अब थीटा है क्या है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना वो कितना है, θ1 प्लस 37 डिग्री है, समझे, प्लस v2 का स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे, समझ गया ना मैंने क्या बोला, ओके जी। तो अभी हमको ये u1 स्क्वायर है दिया हुआ इधर, तो यार ये चीज़ को मैं अभी दूसरे पेज पे लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पेज तो फुल हो गया, दूसरा पेज छोड़ो, मैं ये पेज लेके आता हूँ, उसी पेज पे लिख करता हूँ, ठीक है। तो इतना समझ गया ना मैंने क्या लिखा है, इतना। तो अब देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कॉस θ1 प्लस 37 डिग्री प्लस v2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको मालूम पड़ गया। अब आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन में आपका सिर्फ हाफ m1 u1 स्क्वायर रहेगा, u2 स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि दूसरा बॉल इनिशियली जीरो पे था, उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो जब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका हम लोग डायरेक्ट हाफ m1 u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर आफ्टर कोलिजन v1 लेते हैं ना, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, समझ गए। बिफोर कोलिजन सिर्फ ये रहेगा क्योंकि u2 इसमें जीरो रहता है, वरना u2 का भी रहता, तो इसमें से हाफ कैंसिल हो जाता है, कॉमन लेंगे तो बचता सिर्फ ये है। अब देखो मास भी सेम ही है, तो मास भी कैंसिल हो जाएगा, मास भी इन दोनों में से कॉमन लेंगे सेम हो जाएगा, तो ये u1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर खाली बचता है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, क्या दोनों u1 स्क्वायर का इक्वेशन है,
तो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब मैं दिस इज इक्वल टू दिस ले सकता हूँ, समझे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब क्या बोल सकते हो, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा 1 प्लस 37 डिग्री प्लस v2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्यों डाला। तो देखो ये v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में सिर्फ जीरो बचेगा, जीरो इज इक्वल्स टू 2v1 v2 कॉस थीटा 1 प्लस 37 डिग्री। अब ये 2 1v1 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 प्लस 37 डिग्री। तो देखो मैं यही साइड में कर देता हूँ। सो देयरफॉर अब क्या होगा यहाँ पे, कॉस कौन से डिग्री में जीरो आता है, कॉस 90 में जीरो आता है, और कॉस ये हो जाएगा थीटा 1 प्लस 37 डिग्री, ठीक है। तो कॉस कॉस कैंसिल, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस 37 डिग्री, तो 37 को इधर लेके आओ तो 90 माइनस 37 इज इक्वल्स टू थीटा 1। सो 90 माइनस 37 आप करोगे तो 3 बचता है, ये 53 डिग्री। सो थीटा 1 विल बी कितना आया, 53 डिग्री, थीटा 1 आपको मिल गया 53 डिग्री, समझे। तो यार यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है। क्या नोट करना है आपको कि अगर नोट कर लेना आप अब जब नोट्स बना रहे हो ना तो उसी में नोट कर लेना। क्या नोट करोगे, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी सपोज ये मास m1 है और मास m2 को टक्कर मार रहा है, बट यहाँ पे मास m2 यहाँ पे क्या था पहले इनिशियली जीरो था ना, तो जब अगर मास m2 की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसकी तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा तभी इसको ये टक्कर मारेगा। तो टक्कर मारने के बाद ये दोनों एक एंगल में जाते हैं, ये m1 एंगल में जाएगा, ये m2 एंगल में जाएगा, ठीक। ये इस एंगल में जाएगा, मतलब थीटा 2 एंगल में जाएगा। अरे पेन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये थीटा 2 एंगल बनेगा, ये थीटा 1। तो अब इस कंडीशन में क्या था, यहाँ पे कंडीशन में दोनों मास इक्वल था, ठीक। हमेशा याद रखना जब दोनों मास इक्वल हो और मास 2 की इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और वो लोग 2 डायमेंशन में टक्कर मार रहे हो, ठीक है, मतलब कोलिजन इन 2 डायमेंशन हो, तो अगर ये 3 कंडीशन रहा, मास इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है मास दूसरे वाले मास का, और 2 डायमेंशन में टक्कर हो, ठीक है, तब क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, मास m1 और मास m2, इन दोनों के जो बीच का एंगल रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, समझे। इन दोनों के बीच का एंगल मास m1 और मास m2, तो ये मुझे 90 डिग्री वही बताता है, ठीक है। समझ गया ना मैंने क्या बोला, तो ये आप नोट कर लेना। अब ये नोट कैसे करोगे, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो क्या लिखा है कि दिस प्रूफ व्हेन 2 इक्वल मासेस अंडरगो अ ग्लांसिंग इलास्टिक collision with one of them at rest, after collision एक रेस्ट पे था, they will move at a right angle to each other, ठीक है ना, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो यार यहाँ पे अभी वर्क पावर एनर्जी पावर खत्म होता है। अब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं एक दो खाली न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा जो नीट में आए हुए हैं, ठीक है। तो यार ये देखो, ये नीट में आया हुआ है 2019 की नीट में। तो यार एक बॉडी है जिसका मास 4m है, एक स्पीड से मूव कर रहा है u, ठीक है। तो साथ में वो नोट भी करते चलते हैं, ठीक है, जो दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है। अरे यार ये लिखने जम नहीं रहे यहाँ पे, एक मिनट। तो यार ये बॉडी ए है, ठीक, इसका मास है 4m, ये इनिशियल स्पीड u से चल रहा है, समझे। और किसको टक्कर मारेगा, बॉडी बी को टक्कर मारेगा जिसका मास 2m है, समझे। और ये 2m रेस्ट पर है, मतलब ये जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, जीरो मैं लिख देता हूँ, समझ जाना, वेलोसिटी इसकी जीरो है, समझिए। द कोलिजन इज हेड ऑन मतलब ये अपना ये कोलिजन इन 1 डायमेंशन है एंड इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिक कोलिजन है। आफ्टर द कोलिजन के बाद बोला है द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी। देखो मैंने वही बोला था ना वो, तो ये टक्कर मारे, यहाँ पे टक्कर मारने के बाद ए की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, समझे कि नहीं समझे। तो वो क्या बोला है कि द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए, मतलब इसमें कितना एनर्जी लॉस होगा, फ्रैक्शन पूछा है, मतलब फ्रैक्शन अभी भी पूछे ना तो हमेशा याद रखना कि चेंज अपॉन ओरिजिनल होता है। अब यहाँ पे किसकी, इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी दी हुई है, इसकी वेलोसिटी दी हुई है ना, तो मतलब इसका ही लॉस होगा। तो जब इसका लॉस होगा तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी गेन होगा। जब इसका लॉस हो रहा है एनर्जी बॉडी ए का, तो बॉडी बी में एनर्जी आपका वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इसी में आएगा, समझे। एनर्जी मतलब ये काइनेटिक एनर्जी होगा, समझ गए। तो यार अभी मैंने आपको याद है आपका टेक्स्ट बुक वाला सम कराया था, याद करो एग्जाम्पल नंबर 6.12 कराया था, न्यूट्रॉन वाला, न्यूट्रॉन और क्या था, ड्यूटोरियन था, उन दोनों का टक्कर हुआ था। तो सिमिलर न्यूमेरिकल है। तो जो लास्ट में हमारा तो क्या था, था ना वो फ्रैक्शनल, एक मिनट रुको, फ्रैक्शनल एनर्जी या वेलोसिटी था ना, एक काइनेटिक एनर्जी था, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन ए और काइनेटिक एनर्जी गेन इन
बी, यही था ना? क्या था बताओ, फॉर्मूला क्या आया था? याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, क्या आया था? ये फॉर्मूला जो आया था वो आपका आया था 1 - M1 - M2 अपॉन M1 प्लस M2 द होल स्क्वायर, यही आया था, है ना? यही आया था ना? हम लोग फ्रैक्शन काटने का जी लॉस्ट इन न्यूट्रॉन देखे थे और गेन इन ड्यूटोरियम देखे थे, तो यही चीज़ आया था, ठीक है? तो ये हमेशा ऐसे ही निकालते, याद रखना, किसी में किसी भी अगर एनर्जी लॉस्ट निकालनी हो या गेन निकालनी हो, हमेशा ये ऐसे ही आएगा फॉर्मूला। ओके, तो इससे आप निकाल सकते हो इजीली, आप वैल्यू डालो मिल जाएगा फटाफट धड़ाधड़। M1 आपको पता है, M1 आपको पता है कि 4M है, ठीक है? M1 4M है, माइनस M2 आपको पता है कि 2M है, अपॉन M1 आपको पता है 4M है, प्लस M2 आपको पता है 2M है द होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? बूझे क्या? भोजपुरी में बूझे ही बोलते हैं ना, बूझे। तो ये हो गया 4M माइनस 2M, दैट विल बी 2M, 4M प्लस 2M दैट विल बी 6M, MM गेट कैंसिल द होल स्क्वायर। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके 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 जी। तो ये हो गया 1 - 2 का स्क्वायर 4/6 का स्क्वायर 36, ठीक है? तो ये होगा 36 माइनस 36 इंटू 1 36 माइनस 4/36, ओके। सो 36 माइनस 4 विल बी 32/36, ओके। तो इसको कैंसिल करो, दो के टेबल में कैंसिल करोगे तो कुछ तो मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। 2 16 जा, 2 18 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 8/9 आंसर आएगा, 8/9 आंसर आ गया। समझे? बूझे? 8/9 आंसर, समझे? ये तो वही नीट में आया हुआ है। अब यही सिमिलर क्वेश्चन आपका इसमें पूछा हुआ था, सॉल्व एग्जाम्पल। मैंने क्या बोला कि जो भी आप सॉल्व एग्जाम्पल करते हो वो थोड़ा अच्छे से करो, सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। तो ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, नीट का आया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर है। ओके, मैंने बोला था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है नीट में पूछते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि एक ब्लॉक है मास, एक मिनट इसको जरा फोल्ड कर लिया जाए, हाँ। ए मूविंग ब्लॉक है ऑफ मास m, ओके, मतलब ये ब्लॉक m है, ये मूव कर रहा है, ओके जी। कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी, अब ये स्टेशनरी ब्लॉक है जिसका मास है 4m, मतलब ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है? और ये इसकी वेलोसिटी 0 है, समझ गए? द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, अच्छा जी, अच्छा, ओके। मतलब टक्कर मारने के बाद, जैसे इन दोनों का टक्कर होता है, तो टक्कर मारने के बाद अब इन दोनों में से लाइट वाला कौन सा ब्लॉक है? सीधी सी बात है, M लाइट रहेगा, मतलब हल्का रहेगा, क्योंकि 4M तो ज़्यादा रहेगा, 4 गुना है इसके, है ना? तो M आपका क्या होता है कि इसमें M1 की इसकी वैल्यू 0 1, इसकी वेलोसिटी बाद में 0 हो जाती है टक्कर मारने के बाद, समझे? और 4M की वेलोसिटी हमको पता करना रहेगा, शायद देखते हैं, ओके। तो लाइटर ब्लॉक जो है कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v रहेगी, इसमें दिया है v, हमको u1 नहीं लेना है, v बोला है इसमें, तो v लेना है। देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, e की वैल्यू निकालो, देखो नीट में पूछा हुआ है क्या होगा। तो e आपको सिंपली पता है, क्या पता है कि v2 माइनस वी वन अपॉन u2 माइनस u1, मॉड रहेगा, मतलब पॉजिटिव में जो भी रहेगा आंसर रहेगा। तो v2 मतलब ये v2 होता है, और ये v1 मतलब ये v1 होता है, और ये u1 होता है, u2 होता है, समझ गया ना? लेकिन हमको v2 आपको इसमें पता ही नहीं है, ये पता है v है, ये पता है, लेकिन v2 नहीं पता है। तो v2 को अब लेके आ जाओ, कैसे लेके आओगे? मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि ये है आपका। अब देखो कोई भी कंजर्वेशन हो, वैसे तो इलास्टिक इसमें बोला रहेगा, बोला है कि नहीं बोला है? अगर नहीं भी बोला है तो मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व होता है ना, तो कंजर्वेशन मोमेंटम से आप क्या लेके आ सकते हो? v2 की वैल्यू। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन में क्या आएगा? m इंटू वी प्लस 4m इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन में m इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा 4m इंटू v2, समझे? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो ना? हाँ जी, समझ रहे हो? mm गेट कैंसिल, तो v/4 इज इक्वल्स टू v2 होगा, मतलब v2 की वैल्यू v/4 हो गई, समझ गए? तो मतलब v2 की वैल्यू आपको v/4 डालना है। अब देखो जो e की वैल्यू है v2, अब इसमें क्या है आपका? v2 की वैल्यू है v/4, अच्छा जी। v1 की वैल्यू है 0, तो v/4 ही रखो, अपॉन, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है ना, तो माइनस 0 हो जाएगा। u2 की वैल्यू है 0 माइनस u1 की वैल्यू है v, समझ गए? समझ गए? समझे? अब ये 4 ना इसके पास आ जाएगा, अब ये माइनस होगा, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आने वाला है। देखो v/4 -4v आ जाएगा, तो v कैंसिल। अब ये मॉड में है, तो मॉड से आप निकालोगे तो 1/4 होगा, क्योंकि मैंने बोला था मॉड से निकलता है तो 1/4, 1/4 इज नथिंग बट 4 0 0, 4 2 z 0.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आया? 0.25, 0.25 आंसर, ठीक है? तो समझ गए कैसे करेंगे? समझे कि नहीं समझे? तो यार ये तो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत लंबा ये वीडियो हो गया। तो आप ये क्वेश्चन देखो और इसके आंसर मुझे बताओ क्या है। ये वाला क्वेश्चन 14th वाला 2016 में आया है, 15th वाला क्वेश्चन दोनों नीट में आया हुआ है। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? चलो ठीक है। अब
यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, वर्क एनर्जी पावर। एक्चुअली मेरे को भूल गया था, देखा नहीं था कि मैं इसका पार्ट 6 बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ। जब पार्ट 5 में देखा, बाद में कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे यार जाके मालूम पड़ा कि यार इसका पार्ट 6 भी बचा हुआ है। ठीक है, ओके।